दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य अवस्थी है। मेरी इस वर्ष सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 37 आई है और मैं आज आपके समक्ष यूपीएससी प्रिपरेशन के एक बहुत ही मैं कहूँगा महत्वपूर्ण पर अनदेखे हिस्से के ऊपर बात करने की लिए उपस्थित हूँ, जो कि है मेंटल हेल्थ। कैसे आप अपनी मानसिक शक्तियों को केंद्रित करें इस परीक्षा के लिए, वो जो दबाव आपके ऊपर होते हैं उसको कैसे आप हैंडल करें। मेरा ऐसा मानना है, मैंने बाकी 2 वीडियो में बात करी है डिटेल में एकेडमिक्स के ऊपर, जीएस के ऊपर, अपने बैकग्राउंड के ऊपर, लेकिन मेरा ऐसा निजी अनुभव है कि इस परीक्षा में 30% एकेडमिक्स होती हैं, 70% आपकी मेंटल हेल्थ होती है। आप कितने दृढ़ संकल्पित हैं, आप कैसे अपने निजी जीवन के उतार चढ़ावों को हैंडल कर रहे हैं और कैसे आप एकाग्रता से एक लक्ष्य की ओर कर्तव्यबद्ध हैं। यही सारी चीज़ें निर्धारित करती है कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे कि नहीं। एकेडमिक्स का रोल है, बहुत बड़ा रोल है, 30% या 40% आप कह लीजिए, लेकिन उससे भी बड़ा रोल आपकी मेंटल हेल्थ का है। आप जितना क्लियर यहाँ पे होंगे वही आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। दुर्भाग्यपूर्ण मेरे लिए बिल्कुल उल्टी परिस्थितियाँ थी, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, जिसके वजह से ही मुझे इसकी अहमियत का एहसास हुआ इस परीक्षा के दौरान। मैं कहूँ कि अगर वो परिस्थितियाँ नहीं होती तो आज शायद मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि वही सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है इस परीक्षा का। तो थोड़ा सा मैं आपको संदर्भ दे दूँ कि क्यों मैं मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा हूँ और क्या ऐसा कुछ होता है इस परीक्षाओं में, जो सबका अनुभव होगा लेकिन बात कम करते हैं लोग इसके बारे में। मैंने इस परीक्षा की शुरुआत मेरे माता पिता का बड़ा प्रभाव रहा मुझ पर, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि अफसर बनो। उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि तुम यूपीएससी की परीक्षा दो, इसके बाद चाहे वकील बनो, चाहे पत्रकार बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे यूट्यूबर बनो, हर चीज़ आप अच्छे बनोगे, आप दूसरों से बेहतर होगे यदि आपने ये परीक्षा दी है। इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि आपने इस 1 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और इस 1 साल के भीतर ही यह परीक्षा बहुत सारी परिस्थितियों से आपको रूबरू करा देती है, अवगत करा देती है, जो साधारण तौर पर शायद कई सालों में आप वो लेसन सीखें। तो ये मेरा परिचय था परीक्षा से। इसको मैं बहुत ही खूबसूरत परीक्षा मानता था, जिसको मुझे लगता था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव परीक्षा है जो आपकी मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल हर कैपेबिलिटी को टेस्ट करती है और तभी आपको अफसर बनने का मौका देती है, और इसीलिए इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा भी है। परंतु जिस बात से मैं अवगत नहीं था वो इसका दूसरा पहलू था, जो सामाजिक अपेक्षाएं, जो सामाजिक दबाव होता है, जो समाज जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभाओं को एक तरीके से मैं कहूँगा पीछे की ओर खींचता है। वो पहलू कई बार मैं कहूँगा एक मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो उसी की वजह से परेशान है इस परीक्षा को लेकर और इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये परीक्षा पूरी इन्जॉय करने की एक जर्नी होनी चाहिए, लेकिन कोई भी इन्जॉय नहीं कर रहा है। मैं देखता हूँ सब टेंशन में है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज का दबाव है, अपेक्षाएँ हैं और अन्य कई चीज़ें जिन पर मैं बात करूँगा। और मैं उनसे अवगत हुआ अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। मैंने ये परीक्षा जब शुरुआत करी थी तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं अपने पिता के साथ ये करूँगा। वो मेरे सबसे अजीज़ मित्र थे, पिता से भी ज़्यादा मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। उनसे मैंने सब कुछ अपने जीवन में बाँटा, उन्होंने भी बाँटा, तो मैं बड़ा घमंड करता था अपने रिश्ते पे उनके साथ, परंतु ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो जब वो परीक्षा की तैयारी की शुरुआती 10 दिनों में उनका स्वर्गवास हो गया, तब मैं बिल्कुल टूट सा गया, दिशाहीन हो गया एक तरीके से। और वो बहुत बुरा दौर था, जो मैं कहता हूँ कि कभी भी चाहे मेरा दुश्मनी क्यों ना हो, उसको भी कभी उस दौर से नहीं गुजरना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसको अपनी माँ की मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि उस दौर से मैं निकल पाया। लेकिन उस पिता के, क्योंकि मुझे जब तक पिता थे तब तक वो एक ढाल के रूप में खड़े थे मेरे आगे, तो मुझे समझ ही नहीं आता था सामाजिक अपेक्षाएं और दबाव क्या होते हैं। वो सामने खड़े थे तो मैं अपनी मस्ती में पढ़ाई करता था, इस पूरे प्रोसेस की खूबसूरती को एंजॉय करता था। मुझे लगता है मैं और बेहतर कर पाता परीक्षा में यदि मेरे पिता होते, क्योंकि मैं एंजॉय करता उस चीज़ को बिना प्रेशर लिए। लेकिन जैसे ही वो पिता गए तो मैंने वो समाज का पूरा प्रेशर फील किया, जो अपेक्षाएं होती हैं, जो एक तरीके से क्रूडनेस है सोसाइटी की हमारी, उसको फील किया। लेकिन मैं अपना फिर से एक बार सारा श्रेय अपनी माँ को देना चाहूँगा। उन्होंने वो ढाल बन के दोबारा खड़ी हुई, उन्होंने बहुत कुछ सहा। मुझे याद है वो रात में अकेले रोती थी कई बार,
लेकिन दिन भर नहीं रोती थी या मुझे नहीं दिखाती थी कि कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ। सबसे बड़ी आपदा उन पे थी, सबसे बड़ी नुकसान उनका था। ठीक है, मैं पुत्र हूँ, काफ़ी करीब हूँ अपने पिता के और रिश्ता है, लेकिन जो पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है उसकी तो तुलना भी नहीं करी जा सकती। और मेरे पिता भी यही कहते थे कि उनकी सबसे प्रमुख सहेली या एक तरीके से कहूँ पार्टनर मेरी माँ थी, जिनसे वो सब कुछ साझा कर सकते थे। तो अपने लॉस को भुला के कभी भी ये अपेक्षा नहीं करना कि उनको मनाऊँ मैं और या कुछ करूँ। हमेशा मुझ पे अपना ध्यान केंद्रित रखना, मेरे लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, मुझको हमेशा प्रेरित करते रहना। खुद चाहे जितनी भी पीड़ा में क्यों ना हो, खुद चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, मुझे हँसना सिखाना, मुझे अपने कर्तव्य की ओर फोकस रखना, ये मेरी माँ ने किया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो मेरे साथ थी। कई लोगों के पास नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक बताऊँ, मेरी माँ ने एक दिन मुझसे कहा कि इतने हताश क्यों हो, कई लोगों के पास तो माँ बाप दोनों नहीं होते हैं। तो वो बात मेरे मन में बैठ गई कि मैं क्यों इतने अपने आप को मान रहा हूँ कि भगवान ने मेरे साथ ये किया है। कई और लोग हैं जिनके साथ और भी बुरा हुआ है, वो बिना शिकायत करे अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी प्रेरणा मेरी माँ ने दी और इन्हीं सब की वजह से मैं कर्तव्यबद्ध रहा। कई ऐसे लम्हे थे जहाँ मुझे लगता था कि मैं तैयारी छोड़ दूँ। पहले तो मैं 2-3 चीज़ें एक बार इस परीक्षा के बारे में क्लियर कर दूँ। ये परीक्षा किसी भी आदमी का इकलौता सफलता का मापदंड नहीं है। कई बार हम जब क्लियर कर लेते हैं तो हम समाज हमें कंधे पे बैठा लेता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, कभी भी इस परीक्षा से अपनी काबिलियत को मत आँकिए कि अगर मैंने ये निकाल लिया और आईएएस बन गया तभी मैं कुछ हूँ, वरना नहीं। मेरे कई मित्र हैं, कई सज्जन हैं जो आज पत्रकारिता में जो मान लीजिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो लोग भी उतने ही सफल हैं। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आज मैं कैमरे के इस तरफ बैठा हूँ, इसलिए ये नहीं होता कि वो उतने काबिल या सफल नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना नहीं है। मेरे कई मित्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो निकाल लेंगे उस दिन वो मेरे लिए कुछ अलग नहीं हो जाएंगे। मैं उनकी काबिलियत और शख्सियत जानता हूँ, और एक परीक्षा केवल ये तय नहीं कर सकती कि वो कितने काबिल हैं। यही मेरे माता पिता की सीख थी। दुर्भाग्यपूर्ण मेरे पिता के जाने के बाद किसी ने मुझे ये बात दोहराई नहीं। सब लोग केवल इस परीक्षा के पीछे पड़ गए कि आईएएस कब हो जाओगे और ये क्या हो जाओगे। ऐसे लोगों से दूर रहिए, उन लोगों को अपने पास रखिए जो आपको पहचानते हो, जो आपको जानते हो, केवल एक परीक्षा से आपको ना तौलें। दूसरी बात, कई लोग इस परीक्षा को सीढ़ी की अंतिम पड़ाव मानते हैं। मुझे हमेशा सिखाया गया कि ये पहली सीढ़ी है, इसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और खुलती हैं। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद ऐसा माहौल बन जाता है कि लगता है कि अब तो सब कुछ पा लिया है हमने और इसके आगे कुछ नहीं। मेरा हमेशा ये मानना रहा है और मैं कहता भी आया हूँ कि जब आप मेहनत करके किसी शिखर पे चढ़ते हैं और जब आप चोटी पे होते हैं तो वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होता है, बहुत हसीन होता है। उसको आप लुत्फ़ उठाइए, उसको आप एंजॉय करिए। लेकिन यदि आप उस चोटी पे खड़े रहेंगे तो आप बर्फ़ में जम के अकड़ के मर जाएंगे। तो आपने मेहनत करी है, अच्छी बात है। आप शिखर की ऊंचाई तक गए हैं, अच्छी बात है। आप वहाँ का लुत्फ़ भी उठाइए, थोड़े दिन उठाइए, लेकिन फिर नीचे आइए, अपने पैर ज़मीन पे रखिए और एक नई चोटी ढूंढिए और दोबारा उसको चढ़ने लगिए। यही जीवन है। आप कभी भी इस बात का गुमान मत कर लीजिएगा कि आप आईएएस हो तो आपको बहुत ज़्यादा आता है। मैं ये वाक्य सबसे कह रहा हूँ कि 22 मई तक मैं भी एक स्टूडेंट था, एस्पिरेंट था। 23 को सिर्फ रिजल्ट आ गया तो 3 शब्द मेरे नाम के आगे लग जाएंगे, उससे मुझ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं आज भी अपने टीचर्स की उतनी इज्जत करता हूँ और ये मानता हूँ कि आज भी वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। उनके मुकाबले मैं बूंद भर नहीं हूँ सागर के। तो ये कह देना कि आईएएस हो गया तो सब कुछ जानता है, ये गलत बात है। एक परीक्षा ही सब कुछ तय नहीं करती है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों से मेरे एक बड़ा जीवन में प्रभाव विराट कोहली का रहा। मैं बहुत छोटे समय से, काफ़ी ज़्यादा समय से उनका एक तरीके का फ़ैन रहा हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी क्रिकेट की खेलने की टेक्निक, उसके फ़ैन हूँ। मैं उनकी मेंटल एस्पेक्ट का फ़ैन रहा हूँ। किस तरह का अनुशासन उनमें है, किस तरह की एक कार्य प्रणाली उनमें है, जिस तरह से आप मेहनत और अनुशासन का जोड़ करके उन्होंने जो बदलाव ना सिर्फ खुद में लाए बल्कि अपने आसपास वाले लोगों में लाए, मैं उसको अभूतपूर्व और अतुलनीय योगदान मानता हूँ उनका। जीवन में 2 तरह के मौके आएँ, जब आप सफल हो जाएं या जब आप हार जाएं। इन दोनों समय पे आप या तो सड़क पे निकल जाइए या किसी की जीवनी पढ़ लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको, यदि सफल हुए हैं तो आपको पता होगा आपके ऊपर कितने लोग और पहले भी आईएएस हो चुके हैं, आईएएस से भी बहुत बड़े व्यक्तित्व हो चुके हैं, बहुत बड़े लोग हो चुके हैं। तो आपको वो एक संतुलन आपके दिमाग में देगा कि ठीक है, आपने सफलता करी है, आपको बहुत बधाइयाँ उसके लिए, लेकिन एक समतल पे आप बने रहेंगे जब आपको पता चलेगा कि आप कितने छोटे हिस्से हैं इस दुनिया की प्रगति में। और दूसरी बात, जब आप हारते हैं या हताश होते हैं, जब या ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो बहुत निचला है,
उसमें आप अपने नीचे देख लीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो आपके पास है। यदि आपके पास पिता नहीं है तो उनके पास माता पिता दोनों नहीं है। यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो उनके पास कुछ साइकिल तक नहीं है, और वो वैसी तंग हालातों में भी खुश हैं या अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उससे आपको एक प्रेरणा मिलती है कि आपके पास क्या है शिकायत करने को। ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ और नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर के आपके पास उतनी कृपा भी रही है जिसके लिए आपको लाइफ भर ग्रेटफुल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सारी सकारात्मकता, ये सारी आशावादी प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली, पिता से भी मिली, लेकिन उनके जाने के पश्चात वो जो 2 साल रहे वो बहुत कठिन थे, और यदि वो उनका सहारा नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं होता। और मैं यहाँ पे अपने परिवार, अपनी बहनों और अपने मित्रों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऐसे लोगों को ज़रूर देखिए, एक होता है कि कट के तैयारी करना, मैंने भी कट के तैयारी करी, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको कि आप अपने मित्रों को जितना, मैंने 2 साल उनसे बात नहीं करी क्योंकि मैं उस मनोदशा में नहीं था पिता के जाने के बाद। मैं खुद रिलेट नहीं कर पाता था कि क्या मैं वही व्यक्ति हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने और मेरी बहनों ने कभी भी वो साथ नहीं छोड़ा, लगातार मैसेज करते रहे, ये तक लिखते रहे कि नहीं भी रिप्लाई करोगे तो भी हम लिखते जाएंगे, हालचाल बताते रहो। और अंत में मुझे ही हार माननी पड़ी, मैंने बातचीत शुरू करी, लेकिन उनका बहुत बड़ा सहारा रहा मेरी बहनों का। रात में 2-2, 3-3 बजे तक मुझसे बात करी जब मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, और कई और तरीक़ों से मेरी सहायता पूरी मैं एक तरीके से कहूँगा जर्नी में करी। लोग सफलता के प्रोडक्ट को देखते हैं लेकिन उसके पीछे कितने हाथ हैं वो नहीं देखते हैं। मुझे गिरने से बचाने के लिए मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे परिवार और जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने जो योगदान दिया वो भी अमूल्य है, और उसके लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन आप लोग भी ऐसे लोगों को अपने पास रखिए जो आपको प्रेरित करें, आप पे दबाव न बनाएं और आपको इस एग्ज़ाम के परे पहचानें, सिर्फ इस एग्ज़ाम से आपको न तोलें। ऐसे लोगों के पास रहेंगे तो ये परीक्षा आप एंजॉय करेंगे। और परीक्षा, देखिए मेरे मन में एक मलाल है, लोग कह रहे हैं कि आज आप खुश हैं। मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मैं 1 घंटे 2 घंटे अपनी माँ के साथ बैठ के केवल रोया, क्योंकि एक अधूरापन है मन में, उस बात की उतनी खुशी नहीं है। लेकिन एक ये मलाल है मेरे मन में कि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाया। मैंने दबाव में, प्रेशर में, टेंशन में ये तैयारी करी, उसका शायद फल भी मुझे अच्छा मिला, क्योंकि जब आप पे दबाव होता है तब मेरे लिए हमेशा दबाव एक सकारात्मक रूप में काम करता है। मैं और निखर के आता हूँ दबाव में जब मुझसे प्रेशर होता है मुझ पर। लेकिन आमतौर पे लोग एंजॉय करना भूल जाते हैं, तो मुझे यदि मौका मिला तो मैं एंजॉय ज़रूर करता इस प्रोसेस को। बहुत ही खूबसूरत परीक्षा है, लेकिन वो नहीं मिला। आप लोग अपने क्लियर रहिए, और इसको करने का अंत में बस जाते जाते एक ही बात कहूँगा, इसको करने का एक ही तरीका है कि आप अपने दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप ये परीक्षा क्यों कर रहे हैं। यदि आप समाज में ख्याति के लिए या समाज में कुछ आपके ठाट हो जाए इसके लिए परीक्षा दे रहे हैं तो मत दीजिए। जितनी आप मेहनत यहाँ कर रहे हैं उतनी आप कहीं और करेंगे तो बहुत कुछ और हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन में देश सेवा के लिए समर्पित हैं, आप क्लियर हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको क्यों ये परीक्षा देनी है, तो आपको फिर समाज की अपेक्षाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी बात का असर नहीं होगा। आप ईमानदारी से इसके प्रति कर्तव्यबद्ध रहिए और देश सेवा में आ जाइए। आखिरी में एक 2-3 पंक्तियाँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं लद्दाख में 1 महीने रहा अपने कॉलेज के दौरान, और वहाँ वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम था। जब मैं वहाँ से निकला तो वहाँ की एग्ज़िट के ऊपर लिखा था कि जब आप यहाँ से जाए तो अपने परिवार को बताइएगा कि उनके कल के लिए हमने अपना आज समर्पित कर दिया। इस पंक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। कई ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता, उनके सर्वस्व बलिदान से निजी जीवन में वो ना जाने कितने त्याग करके इस देश को सुचारू रूप से चला रहे हैं कि आज मैं आपके सामने बैठ के ये बोल पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं। ऐसे लोग को हम जानते भी नहीं हैं, और जब वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं भी इस परीक्षा के लिए तैयारी करूँ और अपना जो कुछ योगदान अपनी क्षमता के अनुसार उस देश को दे सकूँ। और दूसरी बात, जब भी आप हताश हो, कविताओं का मुझे बहुत शौक रहा। कविताएं तो कई हैं जिन्होंने मुझे मेरा साहस बांधे रखा। रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियाँ आपके लिए कह देता हूँ जो शायद आपके भी काम आए। वो कहते हैं कि और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा में।